कलाम दराज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं वो चला रखी थी अपन ने। और टॉपिक वाइज अपन जो है क्लासेस देख रहे हैं और टॉपिक का नाम जो है मैंने थंबनेल पर सबका डाल रखा है। और अभी वही अपन जो है टॉपिक कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट में जो कॉमन टॉपिक है वो कर रहे हैं। और आज अपना जो टॉपिक है जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है अधिगम और अधिगम के सिद्धांत है। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानकी में व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण है। तो देखो रॉबर्ट गेने जो है इन्होंने जो है आपका जो सोपानकी सिद्धांत दिया था उसमें कुल 8 प्रकार के अधिगम बताए थे। यहां मैं बना देता हूं उनको 8 प्रकार को, फिर अपन अलग आगे बात करेंगे। रॉबर्ट गेने का जो सोपानकी सिद्धांत है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब नाम लिख देते हैं इनका, फिर अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। सबसे नीचे आता है आपका संकेत अधिगम, ठीक है। अधिगम नाम नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब आगे। फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका सरल श्रृंखला अधिगम, सरल श्रृंखला अधिगम। चौथे नंबर पर आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। क्या आता है? शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इन 4 को इसी हिसाब से लिखता हूं, आगे दूसरे कलर में लिखता हूं मैं आपको, कारण क्या है वो अभी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में आएगा आपका विभेदन अधिगम। कौन सा? विभेदन अधिगम। विभेदन के बाद में जो आएगा वो आएगा संपर्त्य अधिगम। संपर्त्य के बाद में आएगा सिद्धांत। इनको क्रम से याद रखना पड़ेगा आपको। और सिद्धांत के बाद में आता है समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, ठीक। ये जो है रॉबर्ट गेने ने 8 अधिगम के प्रकार बताए थे। इनमें से जो शुरुआत के 4 हैं, शुरुआत के 4 हैं, ये आपके किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से। किससे? व्यवहारवाद से। और ऊपर के जो 4 है आपके, ऊपर के जो 4 हैं ये आपके संज्ञानवाद से संबंधित है। किससे? संज्ञानवाद से संबंधित है। और ये जो है इधर सरल से जटिल की तरफ जाते हैं, सरल से जटिल की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन अब कैसे कैसे यहां से बन सकते हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या बन सकता है कि सबसे सरल अधिगम कौन सा है? तो संकेत अधिगम। और सबसे जटिल कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। रॉबर्ट गेने का जो सोपानकी सिद्धांत है उसमें। अब ये क्वेश्चन बोले कि निम्नतम कौन सा है? तो निम्नतम है आपका संकेत अधिगम। और उच्चतम कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यवहारवादी जो पक्ष है उसका सर्वोच्च चरण कौन सा है? व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण पूछा है। तो व्यवहारवादी का सर्वोच्च मतलब व्यवहारवादी पहले 4 हैं, तो व्यवहारवाद में सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊपर कौन सा आता है? शाब्दिक साहचर्य या शब्द साहचर्य, ठीक है। उसके बाद संज्ञानवादी स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए ओवरऑल पूछे ना कि उच्चतम कौन सा है? तो समस्या समाधान। संज्ञानवाद में उच्चतम पूछे तो भी समस्या समाधान। संज्ञानवाद में निम्नतम पूछे तो विभेदन अधिगम। व्यवहारवाद में अगर जो है उच्चतम पूछे तो शाब्दिक साहचर्य। देखो अभी पूछा ना सर्वोच्च चरण कौन सा है? व्यवहारवाद का। तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आपकी बुक्स में ये अवेलेबल है। तो यहां पर पूछा है कि अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानकी का सर्वोच्च चरण, तो सर्वोच्च तो अपने को पता समस्या समाधान होता है, लेकिन ओवरऑल होता ही है व्यवहारवादी चरण का सर्वोच्च शब्द साहचर्य है, क्योंकि उसके बाद में सारे संज्ञानवाद में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के वैदिक इतिहास की समझ उस काल की पुस्तक आदि को समझने में मदद करती है। मतलब प्राचीन भारत का जो वैदिक इतिहास है उसको अपन पढ़ते हैं तो इसकी जो समझ है अपने को उस जो वैदिक काल है उसकी पुस्तकों के बारे में जो जानकारी है उसको समझने में क्या करती है? मदद करती है। तो ये किस प्रकार का अधिगम अंतरण है? अधिगम अंतरण मतलब अधिगम का स्थानांतरण। तो ये आपका क्षैतिज। क्षैतिज में क्या होता है? जो है समान परिस्थितियों में लागू होना, समान परिस्थितियों में लागू होता है, मतलब एक जैसी परिस्थितियों में सीखने में मदद होना। अगर सरल अगर अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करें तो साइकिल चलाना सीखने से, साइकिल चलाना सीखने से जब आप मोटरसाइकिल या बाइक चलाना सीखते हो तो वो आपका क्षैतिज अंतरण है। क्षैतिज मतलब कि समान परिस्थितियों में, मतलब एक चीज सीखी हुई दूसरी चीज में अगर आपकी सहायता प्रदान करे, जैसे साइकिल सीखी हुई हो आपकी तो वो बाइक चलाने में सहायता प्रदान करेगी, तो वो क्षैतिज अंतरण होगा। तो वैदिक इतिहास अगर आप पढ़ लोगे तो उस समय के जो है पुस्तकों के बारे में समझ भी आप में आ जाएगी, क्योंकि एक ही परिस्थितियां हैं, ठीक। फिर आती है आपकी उदर्व अंतरण। उदर्व अंतरण क्या होता है? जब एक चीज सीखना, एक चीज सीखना, शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अन्य उच्च स्तरीय चीज सीखने में मदद करे, चीज सीखने में मदद करे, सीखने में मदद करे, तो होता है आपका उदर्व अंतरण। जैसे
जो आप बाइक चलाना सीख कर कार चलाना सीखते हो, तो ये क्या हो गया आपका उच्च स्तरीय जो है अधिगम, जो दोनों अलग अलग परिस्थितियां है, ठीक है, भिन्न परिस्थितियां, एक चीज सीखना अन्य उच्च स्तरीय चीज सीखने में मदद करे, तो ये होता है आपका भिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में। तो जैसे बाइक चलाना सीख के कार चलाना। फिर द्विपार्श्विक अंतरण, इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कि शरीर के दो अंगों का प्रयोग होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो दाएं हाथ से लिखना सीखे, दाएं हाथ से लिखना सीखे और इसी के कारण इसी का उपयोग वह बाएं हाथ से लिखने में करे, बाएं हाथ से लिखने में उपयोग करे, इसका बाएं हाथ से लिखने में उपयोग, तो वो क्या हो गया, लिखने में उपयोग करे। तो ये क्या हो गया आपका जो द्विपार्श्विक अंतरण। जैसे कोई एक बॉलर है, वो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है और उसकी मदद से वो राइट हैंड से भी बॉलिंग करना सीख जाता है। तो ये हो गया शरीर के जब दो अंगों का प्रयोग हो जाए अलग अलग, ठीक है, दाएं हाथ से फिर बाएं हाथ का, तो ये द्विपार्श्विक अंतरण होता है। शून्य अंतरण मतलब एक परिस्थिति दूसरे में किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं करे, एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में कोई प्रभाव ना डाले या कोई मदद नहीं करे, कोई प्रभाव नहीं डाले, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो उत्तर हो जाएगा इसका क्षैतिज अंतरण। अगला क्वेश्चन, वह पक्ष जो अधिगम की प्रक्रिया को निम्नतम रूप से प्रभावित करता है, मतलब निम्नतम रूप यानी कि बहुत कम जो है प्रभावित करता है ऑप्शन के हिसाब से अधिगम की प्रक्रिया को, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को। तो रुचि, तो अगर किसी चीज में आपकी रुचि होगी तो आप अच्छे से सीखोगे, तो ये तो प्रभावित करती है। स्वास्थ्य, अगर आप स्वस्थ हो तो अच्छे से कर पाओगे, बिल्कुल ये इसको प्रभावित करती है। भाषा, बिल्कुल भाषा, अब आप मान लो हिंदी भाषी जो है स्टूडेंट हो, आपको अगर किसी उर्दू भाषा में या किसी विदेशी भाषा में पढ़ाए तो क्या आप सीख पाओगे अच्छे से? बिल्कुल नहीं। तो भाषा भी इसमें क्या होती है, प्रभावित करती है, लेकिन लिंग प्रभावित नहीं करता है। आप लड़की हो या लड़का, इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? अधिगम पर। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है हैबिचुएशन किस प्रकार का अधिगम है। तो जो हैबिचुएशन है आपका, इसको डायरेक्ट याद रखना आपको। हैबिचुएशन जो आपका इनमें से कोई नहीं, कारण हैबिचुएशन क्या होती है, हैबिचुएशन जो होता है वो आपका अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन होता है क्या हैबिचुएशन? ये होता है आपका अभ्यस्तता। अभ्यस्तता होती है ना, अपन पढ़ेंगे भी, टॉपिक भी अपने अभ्यस्तता। अभ्यस्तता क्या है? आपका एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है जो थकान, बीमारी या दवाइयों के कारण आता है। दवाइयों के कारण आता है, कारण आता है। तो अभ्यस्तता या हैबिचुएशन जो आपका एक अस्थायी परिवर्तन है जो क्या जो है थकान, बीमारी, दवाइयों के कारण होता है और कुछ समय के लिए होता है, बाद में वो चेंज हो जाता है। तो ये किसी भी प्रकार का अधिगम है ही नहीं। तो ये क्या है? अधिगम नहीं है। अधिगम नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हैबिचुएशन या अभ्यस्तता जो है आपकी, वो अस्थायी परिवर्तन है जो थकान, बीमारी, दवाइयों के कारण होता है। तो इसको अधिगम नहीं कहेंगे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। फिर आता है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, जो खुद का हो, ठीक है, खुद से ही रिलेटेड हो, वो कारक पूछा है। तो अध्यापक क्या खुद से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। विषय की कठिनाई, ये भी नहीं है। रुचि हो सकता है। विद्यालय, विद्यालय भी व्यक्तिगत नहीं है। तो बात हो जाएगी इसमें, उत्तर रुचि हो जाएगी, क्योंकि रुचि खुद से रिलेटेड होती है, व्यक्ति की इंडिविजुअल होती है, ठीक है। अब कुछ मैं आपको बता देता हूं। देखो, कई प्रकार के जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक कारक कौन से होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो शारीरिक कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं वो एक तो हो गई ज्ञानेंद्रियां। कौन सी? ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। दूसरी जो इसमें हो गई स्वास्थ्य। ये शारीरिक कारक है, व्यक्तिगत भी है और शारीरिक भी, ठीक है। स्वास्थ्य के अलावा आयु और परिपक्वता, ये मुख्यतः वो कारक है जो शारीरिक है और क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो आपके मनोवैज्ञानिक कारण, कौन से? मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक मतलब ऐसे जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारक में आपका एक तो आ जाता है प्रेरणा, ठीक है। दूसरा आ जाता है रुचि, अभिवृत्ति, इसके अलावा बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, ये सारे क्या हो गए? आपके मनोवैज्ञानिक कारक हो गए। और ये सारे कारक, ये दोनों ही क्या है? दोनों मिलकर एक प्रकार से व्यक्तिगत कारक के प्रकार है, ठीक है। फिर जो आपका आता है एक पर्यावरणीय या सामाजिक कारण। पर्यावरणीय या सामाजिक कारक, या सामाजिक कारक, पर्यावरणीय या सामाजिक कारक। इसमें क्या होता है? इसमें आता है ये सारे परिवार, अध्यापक, ठीक है, विद्यालय, ये सारे फिर इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो एक प्रकार से व्यक्तिगत ना होकर
सामाजिक होता है। हालांकि जो है व्यक्तिगत में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों सम्मिलित होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बात और, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और अपना एक ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, जीवा स्टडी का खुद का ऐप है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और साथ में आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपके लिए क्या है, थोड़ा सा टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके जिसमें राजस्थानी भाषा भी सम्मिलित है, मात्र 49 रुपीज में जो है आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज लेवल 1 और लेवल 2 के लिए रखी है। आप जाकर देखें, क्वालिटी एकदम बेस्ट मिलेगी। सेकंड ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी क्वालिटी तो मैं आपको जो है मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी सेंड करके एकदम आरपीएससी लेवल के उसके बना रहे हैं, और इसकी भी एक परफेक्ट मॉक जो अपना ऐप है उस पर एक बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, तो जाकर एक बार जरूर देखें। फिर अगला क्वेश्चन, सत्य कथन छांटिए। अधिगम निष्पादन से अलग अनुमानित प्रक्रिया। बिल्कुल, निष्पादन का मतलब हो गया उपलब्धि, तो अधिगम जो है उपलब्धि से एक अलग प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। फिर अधिगम का मापन निष्पादन से होता है। बिल्कुल, अधिगम का मापन निष्पादन से होता है, मतलब आपने क्या कुछ पाया, क्या कुछ प्राप्त किया, क्या कुछ उपलब्धि हासिल की, उससे आपका अधिगम का मापन तो हो जाएगा, लेकिन अधिगम जो है निष्पादन से प्रक्रिया अलग है। तो दोनों बातें इसमें क्या है, सत्य है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। अधिगम निष्पादन से अलग है, लेकिन निष्पादन से अधिगम का पता चलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सत्य कथन को छांटिए। एक और आप जो है चैनल को जरूर जो है स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर करें, ठीक है। साइंस मैथ वालों के लिए मैं जो है सब्जेक्ट की क्लासेज 1-2 दिन में जो है ट्राई करूंगा लाने की, लेकिन वो अपने दूसरा जो चैनल है 35,400 सब्सक्राइबर वाला जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम, कौन सा, जीवा स्टडी टीचिंग एग्जाम, जिस पर 35,400 सब्सक्राइबर है, उस पर जो है मैं सिर्फ साइंस मैथ का जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो लाने की कोशिश करूंगा। टीचिंग एग्जाम, ये आप जो है इस चैनल पर नए नहीं, मतलब ये वाला चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लेना। इस पर जो है साइंस मैथ की क्लासेस लाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो कॉमन क्लासेज है वो इसी पर आएगी, ठीक है। सत्य कथन को छाड़ना है। अधिगम परिमार्जन ही हो गया। परिमार्जन मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं अधिगम में, बिल्कुल कर सकते हैं, बात सही है, ठीक है। अधिगम में मानसिक क्रियाएं होती है, बिल्कुल अधिगम में मानसिक प्रक्रियाएं होती है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है, बिल्कुल उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं अधिगम के बारे में, ठीक है, शॉर्ट के अंदर ही बताऊंगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं चलेंगे अपन। अधिगम क्या है आपका, सतत प्रक्रिया है। क्या है, सतत प्रक्रिया, ठीक है। अधिगम सतत प्रक्रिया के साथ साथ सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब पृथ्वी पर कहीं भी चले जाओ अधिगम रहेगा। सार्वकालिक है, मतलब हर काल में हर युग में जो है ये चलेगा, ठीक है। फिर अर्जित है, मतलब अपन इसको सीखते हैं, जन्मजात नहीं होता है अधिगम, ठीक है। सृजनात्मक है, अधिगम क्या है, सृजनात्मक है। अधिगम में तरह तरह की क्रिएटिविटी मिलती है अपने को। और अभी अधिगम में समायोजन निहित है। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट अपन करते हैं ना, वो निहित है। तो ये भी 3-4-5 विशेषताएं, और प्लस में ये भी है, उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, थांडाई के स्टैंड अप प्रयोग का संबंध किससे। बात यहाँ स्टैंड अप प्रयोग की हो रही है, तो इसमें क्या करता है, थांडाई की एक मछली जो है उसको ऐसे लटका देता है। यहाँ पर क्या करता है, मछली लटका देता है, ठीक है। और नीचे क्या होती है, बिल्ली होती है, बिल्ली, नीचे क्या होती है, बिल्ली होती है, एक मिनट, नीचे होती है आपकी एक बिल्ली। अब जो बिल्ली को क्या कहता है थांडाई की, स्टैंड अप और इस मछली को खा, तो बिल्ली स्टैंड अप होती है, मछली को खा लेती है। ये प्रयोग वो बार बार करता है, बिल्ली को कहता है स्टैंड अप, और मछली थोड़ी सी नीचे करता है और वो खा जाती है। अब जो है स्टैंड अप करते करते मछली क्या होती है, लास्ट में अगर जो है मछली को हटा देते ना, फिर भी बिल्ली को ये बोलते हैं ना स्टैंड अप, तो बिल्ली खड़ी हो जाती है, ठीक है। 2 टांग पर ऐसे खड़ी हो जाते हैं ना, तो ये जो है मछली हटाने के बाद में भी चला जा रहा है, इसका मतलब ये शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। भले ही शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव से संबंधित हो, लेकिन जो आपका थांडाइक है उसका जो स्टैंड अप प्रयोग है ये भी सेम शास्त्रीय अनुबंधन का ही उदाहरण है, ठीक है। संयोजनवाद या संबंधवाद भी कहते हैं इसको, संयोजनवाद या संबंधवाद, ये भी आपका थांडाइक से संबंधित है। किससे, थांडाइक से संबंधित है। गेस्टर्डवाद पता ही आपको किसके द्वारा, वर्दीमर जो है आपका उनके से रिलेटेड है, मैक्स वर्दीमर। तो ये स्टैंड अप प्रयोग जो है थांडाइक का वो शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन, माँ यदि बच्चे से कहे कि पहले कमरे की सफाई करो फिर दोहतों के साथ खेलने जाना है, तो ये है दोहतों मतलब एक बालक का नाम है, ये इसको ज्यादा मत समझना, ठीक है। माँ एक बच्चे को क्या कह रही है कि पहले कमरे की सफाई करो और फिर दोहतों के साथ खेलने जाओ, तो ये किसके अंतर्गत आता है, क्या ये चेपिंग है, चेनिंग है, प्रीमेक है या सतत पुनर्बलन है, तो ये प्रीमेक है। प्रीमेक में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या होता है प्रीमेक, इसमें पहले क्या है, मान लो कि अपने को पसंद है, कोई पसंद की क्रिया करवाने के लिए, पसंद की क्रिया शॉर्ट में बता रहा हूं,
करवाने के लिए, या पसंद को हम कह सकते हैं वांछित, क्या वांछित क्रिया करवाने के लिए पहले अप्रिय या अवांछित क्रिया करवाई जाए, अप्रिय या अवांछित क्रिया करवाई जाए, अवांछित क्रिया करवाई जाए। जैसे समझाता हूं अभी, देखो करवाई जाए कैसे, जैसे अपने लिए खेलना क्या है, बच्चे के लिए वांछित या प्रिय क्रिया है, पसंद की क्रिया है, ठीक है, लेकिन उसको कराने से पहले वो क्या कहती है बच्चे को कि सफाई करो कमरे की तभी खेलने जाने दूंगी, तो मतलब वो एक अप्रिय और अवांछित क्रिया करवाई जा रही है, मतलब कि अवांछित क्रिया करो फिर जाओ खेलने, फिर वांछित क्रिया कर सकते हो। तो ये होती है आपकी प्री मैपिंग। चेनिंग और शेपिंग, इन दोनों को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन, क्योंकि ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन बात करें शेपिंग की। शेपिंग होती है कि एक साधन जिसके अंतर्गत मतलब हर अपेक्षित व्यवहार पर, हर अपेक्षित व्यवहार पर पुनर्बलन दिया जाए, व्यवहार पर पुनर्बलन दिया जाए, मतलब हर अपेक्षित व्यवहार पर पुनर्बलन देंगे तो ये शेपिंग हो जाएगा, ठीक है। चेनिंग, चेनिंग में पूरी अनुक्रिया, पूरी की पूरी अनुक्रिया के अंत में, जो अनुक्रिया के अंत में जो है पुनर्बलन दिया जाए। जैसे अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा एग्जांपल जिससे अच्छा समझोगे आप, पुनर्बलन दिया जाए, थोड़ा समझ लेना, लिखूंगा नहीं, मैं समझाऊंगा सिर्फ। शेपिंग और चेनिंग दोनों की दोनों आपकी क्रिया प्रसूति सिद्धांत से संबंधित है। किससे? क्रिया प्रसूति सिद्धांत, जो किसने दिया था? स्किनर ने। अब देखो चेनिंग क्या होती है? पूरी अनुक्रिया के अंत में पुनर्बलन दिया जाए, और शेपिंग होती है हर अपेक्षित व्यवहार या अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाए। जैसे एक लड़की जो है डांस सीखती है, क्या करती है? डांस सीखती है। डांस सीखती है, पहले स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं कि मान लो कि 10 स्टेप का डांस है। कितने स्टेप का है? 10 स्टेप का डांस है। उन हर 10 स्टेप पर मान लो कि उसको कुछ पुरस्कार देते हैं, कुछ प्रशंसा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? शेपिंग। मतलब हर एक व्यवहार पर, हर एक अनुक्रिया पर जो है, हर 10 स्टेप में, हर स्टेप के बाद उसको क्या कर रहे हैं अपन? पुनर्बलन दे रहे हैं, या कुछ इनाम दे रहे हैं, कुछ प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका शेपिंग, हर अपेक्षित व्यवहार पर दे रहे हैं। चेनिंग क्या होती है कि जब लड़की पूरा 10 के 10 स्टेप सीख लेती है और अपने को फिर एक साथ 10 स्टेप करके सिखाती है, तो लास्ट में 10वें स्टेप के बाद में अपन जो पुनर्बलन देते हैं उसको चेनिंग कहते हैं, मतलब पूरी अनुक्रिया के अंत में देते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो उदाहरण है ये आपका प्रीमेक का है, जिसको अपन देख चुके। अगला क्वेश्चन, SOR सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो इसको डायरेक्ट याद रखना आपको, वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 56, अभ्यस्तता। अभी बात की थी ना ऊपर, हैबिचुएशन, वही होती है अभ्यस्तता में जो होता है। अभ्यस्तता जो होती है उसमें क्या होता है ये पूछा है, तो अभ्यस्तता में जो है आपका प्रतिवर्त कमजोर होता है। मतलब अभ्यस्तता क्या होती है? अभ्यस्तता जो है आपका अस्थायी परिवर्तन होता है, जो ऊपर बात कर चुके हैं, इसको अच्छे से अपन जान चुके हैं। इसमें कारण क्या होता है इसका अस्थायी परिवर्तन का? इसमें प्रतिवर्त कमजोर होता है। क्या होता है? जैसे प्रतिवर्त कमजोर का मतलब जो चीज अपने को उद्दीपक टाइप से मिल रही है वो कमजोर होती है, इसलिए उसको अभ्यस्तता कहते हैं, ना कि अधिगम कहते हैं। और ये एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि अधिगम स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे अपन बात करें कि अपना जो है, मान लो कि घर जो है वो रेलवे स्टेशन के पास है। क्या है? रेलवे स्टेशन के पास है। डेली रात को ट्रेनें जाती है, तो वहां धीरे धीरे देखो, मान लो कि ट्रेन जो है पहले तो अपने को जो है परेशान करती है, जो नया कोई जाता है उनके घर रहने उसको परेशान करती है, लेकिन उसके घर के लोगों को जो है परेशान नहीं करती। भले रात को 10 ट्रेनें हॉर्न मारती जाए, लेकिन वो जो है नींद से नहीं उठेंगे। आपके घर के पास शादी है, डीजे बज रहा है, पहले 2 दिन तो आपको नींद नहीं आएगी, धीरे धीरे नींद आने लग जाएगी, भले कितना ही जोर का डीजे बजे। तो ये सब क्या होता है? हैबिचुएशन या अभ्यस्तता होती है, जिसमें अस्थायी परिवर्तन आता है। ध्यान रखना, स्थायी परिवर्तन नहीं आता। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहा हूं और टॉपिक समान होने के कारण मेरा पटवार भर्ती परीक्षा का पेपर अच्छा होगा। मतलब 3rd ग्रेड अध्यापक जो है परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और वो कहता है कि उसके टॉपिक जो है ना, दोनों पटवार और 3rd ग्रेड के समान होने के कारण पटवार का पेपर भी अच्छा होगा। तो ये किस प्रकार का जो है थार्नडाइक के, जो आपके थार्नडाइक के गौण नियमों से संबंधित है ये गौण नियम। और थार्नडाइक के गौण नियम कितने थे? 5 थे। इन 5 को ध्यान में रख लेना। बहु अनुक्रिया का बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, ठीक है। और ये अभ्यास के नियम से, किससे? अभ्यास के नियम के समांतर है। अभ्यास के नियम के समांतर है ये, ठीक है। फिर साचर्य परिवर्तन का नियम, जिसमें क्या होता है? एक जैसी 2 चीजें होती है, उसमें परिवर्तन। साचर्य परिवर्तन का मतलब हो गया एक जैसी 2 चीजें होने के कारण जो है उसमें व्यवहार, मतलब एक चीज का व्यवहार दूसरे में प्रभावित करे। वही तो बात हो रही है। तृतीय श्रेणी अध्यापक और पटवारी परीक्षा दोनों का सिलेबस समान है, तो मेरा पटवारी का पेपर भी अच्छा होगा, मतलब साचर्य परिवर्तन का
नियम है कि दो चीजें समान है तो एक परिस्थिति दूसरे में मदद करती है। सादृश्यता का मतलब है एक पूर्व में सेम वैसा का वैसा कुछ सीखा हुआ है आपने, वो तो एक ही चीज पर डिपेंड करता है। साचर्य में दो एक जैसी चीजें ऊपर करता है। मनोवर्ती मतलब आपकी मनोवर्ती होनी चाहिए, ये तत्परता के नियम के क्या है, तत्परता के नियम के समांतर है। नियम के समांतर मतलब आपकी मनोवर्ती कैसी है ये डिपेंड करता है आप क्या सीखोगे। और ये चार तो हो गए, और मैंने क्या बताया थे पांच, और पांचवा यहां ही लिख देता हूं। पांचवा जो नियम है थांडाई का, उसका नाम है आपका आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके क्रिया का नियम पढ़ता है बालक, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। और सादृश्यता अनुक्रिया का नियम है, इसको आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। किसका नियम, आत्मीकरण का नियम। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारे थांडाई के गौण नियम है। आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है, बहु अनुक्रिया का, साचर्य परिवर्तन का, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का, मनोवर्ती का। और ये जो थांडाई के तीन मुख्य नियम आगे अपन पढ़ेंगे, जिसमें से एक तो अभ्यास का नियम है, अभ्यास के नियम के समांतर बहु अनुक्रिया का नियम है। एक तत्परता का नियम है जिसके जो है समांतर मनोवर्ती का नियम है। और तीसरा जो है प्रभाव का नियम है, वो अपन आगे देखेंगे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 58, टोलमैन से संबंधित असत्य कथन। टोलमैन, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको चिन्ह सिद्धांत कहते हैं। टोल जो होता है, टोल प्लाजा, उस पर चिन्ह होते हैं ना बहुत सारे, तो ये हो गया आपका चिन्ह सिद्धांत, ठीक। अब टोलमैन के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है, टोलमैन ने जो है क्या बातें बताई कि जो भी अधिगम होता है वो लक्ष्य केंद्रित होता है। ये बात बताई उसने, क्या होता है, लक्ष्य तो केंद्रित होता है, लेकिन जो है अनुक्रिया को इसने नकारा है। क्रॉस का मतलब नकारा, और इसको मतलब हाँ बोला इसने। तो लक्ष्य केंद्रित होता है लेकिन अनुक्रिया केंद्रित नहीं होता है, ठीक है। मध्यवर्ती चर को महत्वपूर्ण माना है इसने, मध्यवर्ती चर को महत्वपूर्ण माना है, को महत्वपूर्ण माना है किसने, टोलमैन ने। तो यहां पर अनुक्रिया का महत्व है, अभी तो बोला था अपन ने, अनुक्रिया का महत्व नहीं बताया इसने, ठीक है। तो यही गलत हो गया आपका। मध्यवर्ती चर का महत्व, ये देखो मैंने बताया मध्यवर्ती चर का महत्व। एकीकृत व्यवहार का महत्व बिल्कुल व्यवहारवादी था, तो इसको तो सही करना अपने को, ठीक है। फिर आपका मानसिक मानचित्र का महत्व, बिल्कुल मानसिक मानचित्र का महत्व इसने बताया है। साथ में लक्ष्य केंद्रित बताया, सिर्फ अनुक्रिया का महत्व नहीं बताया। तो अनुक्रिया को क्या क्रॉस कर दो तो उत्तर अपने को असत्य पूछा तो 58 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, सामान्यीकरण के सिद्धांत के जनक हैं। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत जड़ ने दिया। सामान्यीकरण का मतलब है एक जैसी चीजें दिखना। जैसे उदाहरण से ही बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं होगी, कि मान लो कि जो है गर्म दूध से जला व्यक्ति जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, मतलब दोनों में सामान्यीकरण कर लिया उसने, और ये आपका जड़ जो है उसका नियम है। फिर आपका आता है, ठीक है, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। जब अधिगम दूसरों को देख करो तो यह है, जब अधिगम दूसरों को देख करो तो ये आपकी मॉडलिंग है। क्या है, मॉडलिंग। मॉडलिंग जिसको प्रतिमान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिमान। और ये आपका जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत और सामाजिक अधिगम सिद्धांत एल्बर्ट बांडुरा, किसने दिया, एल्बर्ट बांडुरा। इसमें ये क्या कहता है कि बच्चा जो होता है वो मॉडलिंग या प्रतिमान को देख रहे, यानी कि किसी का रोल मॉडल सलमान खान है तो हाथ में ब्रेसलेट पहनेगा। तो जब अधिगम दूसरों को देखकर हो तो उसको मॉडलिंग या प्रतिमान अधिगम कहते हैं, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, एल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन क्या होता है, पावलाव वाला, जिसमें जो है बार बार आदत डाली जाती है। जैसे ऊपर जो स्टैंड अप वाला देखा था अपने, बच्चा बार बार जलने के बाद आग से डरने लग जाए, बिल्कुल बार बार जो है कोई डर, जो मतलब आग से जलता है तो फिर वो क्या करता है, वो आग से जो है डरने लग जाता है, ये तो बिल्कुल है। फिर अस्पताल की गंध आती है, मरीज को घबराहट महसूस होती है। आपको कभी कभी ये जो है ये अनुबंधन हो गया कि जैसे अस्पताल की या दवाइयों की गंध आएगी आपको घबराहट महसूस होगी, ठीक है। घंटी बजती कुत्ता भोजन की आस में लात टपकाता है, बिल्कुल ये शास्त्रीय अनुबंधन है। लेकिन बच्चा होमवर्क करने पर शिक्षक से टॉफी पाकर आगे भी होमवर्क करता है, ये आपका जो है पुनर्बलन का उदाहरण है, ठीक है। और पुनर्बलन से संबंधित दो मनोवैज्ञानिक है, एक तो स्किनर और एक क्लार्क हल। स्किनर और क्लार्क हल। जब भी पुनर्बलन नाम आ जाए ना, या तो इसको या इसको, ऑप्शन में जो भी हो ना, उनको आंख बंद करके टिका देना, तो उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि अपने को पूछा था कि शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो चौथा नहीं है। फिर आपको जो है थांडाई के जो 3 नियम है, जिनको मुख्य नियम कहते हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, इसमें से जो A B C दिए हुए, उसमें कौन सा किस प्रकार का जो है नियम है वो अपने को चुनना है। सबसे पहले हम बात करें, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, शुरू में गिरता है,
चोट खाता है पर रोज प्रैक्टिस करने से आखिरकार बैलेंस पकड़ लेता है। तो ये अभ्यास का नियम है। किसका नियम है? अभ्यास का नियम। साफ पता चल रहा है अपने को, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अभ्यास का नियम। फिर बात आती है आपकी, एक लड़की ने गलती से सही उत्तर दे दिया और उसे क्लास में वाहवाही मिली, अब वह और भी ध्यान से उत्तर देती है। तो ये है प्रभाव का नियम। किसका? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम की एक विशेषता है, इसमें संतोष और असंतोष दो नियम लागू होते हैं। संतोष और असंतोष, मतलब जिन चीजों से अपने को संतोष मिलता है, संतोष यानी कि अच्छा प्रभाव होता है, उस पर अपन अनुक्रिया ज्यादा अच्छी करते हैं। ठीक है। फिर एक छात्र का मन खेलने में लगा है, वह थका हुआ है और भूखा भी है, इसलिए वो टीचर का नया चैप्टर पढ़ाने पर भी उसके दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा। तो यह है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है? तत्परता का नियम या इसी का दूसरा नाम है तैयारी का नियम। कौन सा? तैयारी का नियम। यह कहता है कि जब तक बालक पूर्ण रूप से मनोवर्ती नहीं होगी उसकी पढ़ने की, तब तक नहीं पढ़ेगा। जैसे कि वो है ना एक कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये उदाहरण बहुत फेमस है, बाध्य नहीं कर सकते। ये तत्परता का ही नियम है। तो सबसे पहले अभ्यास है, फिर प्रभाव और फिर तत्परता। तो अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। गुथरी या जो गथरी के अनुसार अधिगम में पुनर्बलन की भूमिका क्या है? ये बहुत अच्छी बात है और मैंने जो आपको एक चीजें बताई थी पहले भी और वापस भी बता देंगे। सबसे पहले क्या बोला है? सबसे पहले गथरी या गुथरी जो है, इसकी बात माने अपन तो ये एक नव व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, मतलब व्यवहारवाद से भी आगे है, नव व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। ये जो है सामीप्यता, क्या सामीप्यता पर जो है बल देता है, सामीप्यता पर बल, सामीप्यता पर बल, मतलब कि कोई चीज जो है पास आने पर ज्यादा सीखते हैं उससे। पुनर्बलन को ये नकारता है, ये भी ध्यान में रख लेना। पुनर्बलन को नकारता है, मतलब पुनर्बलन की भूमिका को नकारता है। तो पुनर्बलन अधिगम को मजबूत करता है, तो पुनर्बलन को ये हटा रहा है, पुनर्बलन को तो मानता ही नहीं है। पुनर्बलन केवल प्रेरणा बढ़ाता है, पुनर्बलन को तो बिल्कुल मानता ही नहीं है। ठीक है। तो हाँ, इसमें नेगेटिव में ही है। ठीक है। पुनर्बलन केवल प्रेरणा बढ़ाता है, अधिगम का कारण नहीं है। यही तो मैं बता रहा हूं, पुनर्बलन को नकारता हुआ अधिगम में। ठीक है। पुनर्बलन के बिना अधिगम असंभव है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि पुनर्बलन तो ये नाम ही अच्छा नहीं लगता इसको, पुनर्बलन। फिर पुनर्बलन और समीपता दोनों समान रूप से जरूरी है? बिल्कुल नहीं। उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि पुनर्बलन केवल प्रेरणा बढ़ाता है, अधिगम का कारण नहीं है। अधिगम का कारण इसने समीपता को माना है। किसको माना है? समीपता को। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पुनर्बलन 2 ही मनोवैज्ञानिक इन्होंने ध्यान दिया, एक स्किनर और एक क्लार्क हल, जिसको अपन पहले देख चुके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कक्षा में बच्चों को नया शब्दावली सिखाया जा रहा है। कुछ बच्चे भूखे थे और ध्यान नहीं दे रहे थे। शिक्षक ने पहले हल्का नाश्ता कराया, अब बच्चे नए शब्द सीखने में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हल के अनुसार इसका कारण क्या है? तो हल के अनुसार जो है इसका कारण क्या है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, अंतर्नोद न्यूनता का कारण। ठीक है। देखो, बच्चे क्या कर रहे थे, कोई शब्दावली सिखा रहा था टीचर, लेकिन सीख नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बच्चे भूखे थे। पहले टीचर ने नाश्ता करवाया, बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये अंतर्नोद न्यूनता का कारण है। इसमें क्या कहता है जो है आपका, किसके बारे में? क्लार्क हल, हुल नहीं है, ये हल है। क्लार्क हल की बात हो रही है और क्लार्क हल अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, पर पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है। तो क्लार्क हल क्या कहना चाहता है? क्लार्क हल कहना चाहता है कि, एक मिनट, क्लार्क हल कहता है कि अधिगम का आधार व्यक्ति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की आवश्यकता होती है, व्यक्ति की, मतलब उसको भोजन की आवश्यकता है, तभी वो अधिगम कर पाएगा, आवश्यकता होती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, स्किनर ने, क्योंकि अभी बात कर चुके, स्किनर ने इसको श्रेष्ठतम सिद्धांत कहा है। स्किनर ने श्रेष्ठतम सिद्धांत कहा है इसको। किसको? क्लार्क हल का जो सिद्धांत है, इसको अधिगम ने श्रेष्ठतम सिद्धांत कहा है। ठीक है। और क्लार्क हल का जो सिद्धांत है, ये समस्थिति पर जो है आधारित है। समस्थिति पर आधारित है। समस्थिति पर आधारित का मतलब क्या हो गया कि आपका जो आंतरिक शारीरिक संतुलन है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे सीखते हो। शारीरिक संतुलन, आंतरिक शारीरिक संतुलन आपके अधिगम में सहायक होता है। तो समस्थिति पर आधारित है। स्किनर ने इसको श्रेष्ठतम सिद्धांत कहा। इसके सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत कह सकते हैं, अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत। अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत, अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत। ठीक।
अगला क्वेश्चन, अधिगम क्या होता है? जब आवश्यकता होती है व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 65, सुल्तान वन मानुष पर प्रयोग करने का संबंध जिस विचारधारा से, उसके जनक कौन है? तो इसका जो विचार है वो गेस्टल्टवाद से संबंधित है, और गेस्टल्टवाद के जनक कौन है? वर्दीमर। अब यहां पर आप बोलोगे कोहलर क्यों नहीं हुआ? कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सूझ का सिद्धांत, ठीक है। इसी को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का जो सिद्धांत है ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। उसमें किस पर प्रयोग हुआ? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस पर प्रयोग हुआ आपका सुल्तान नामक वन मानुष का, मतलब चिंपैंजी पर। प्रयोग किसने किया? कोहलर ने। लेकिन ये बोला कि जिस पर प्रयोग हुआ उसका जो विचारधारा है, और विचारधारा थी गेस्टल्टवादी विचारधारा, और इसके जनक है आपके वर्दीमर। लेकिन प्रयोग किसने किया? कोहलर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, टोलमैन वाला वापस देख लेते हैं। टोलमैन ने अधिगम को केवल एसआर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अनुबंधन तक सीमित नहीं माना। बिल्कुल सही बात है, टोलमैन ने अधिगम को केवल एसआर तक सीमित नहीं माना। केवल शब्द आ जाए तो वैसे ही नेगेटिव है, मतलब नहीं आ गया तो मतलब सही बात हो रही है। टोलमैन के अनुसार सीखने में मानसिक नक्शा यानी जो कॉग्निटिव मैप और उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल दोनों सही बात है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों से आर एक की सही व्याख्या करता है। मतलब टोलमैन जिन्होंने चिन्ह सिद्धांत दिया तो ऊपर पढ़कर आए अपन, उन्होंने बोला कि अधिगम केवल एस आर अनुबंधन तक सीमित नहीं होता है। अधिगम जो है मानसिक नक्शे और उद्देश्य जो है इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात अपने पहले पढ़कर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, बांडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम वही है, अभी ऊपर अपन बात करके आए थे ना, सामाजिक अधिगम। वही क्या है? प्रेक्षणात्मक, दोनों एक ही है, जिस पर जो है मॉडल पर आधारित होता है, मॉडल या प्रतिमान पर आधारित होता है सब कुछ, ठीक है। तो इस प्रेक्षणात्मक अधिगम के अनुसार कौन से चरण जिसमें बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर उसे याद रखते हैं? सबसे पहले इसका जो बांडुरा है, इन्होंने जो 4 दिए थे इनको याद रखना है। अटेंशन, अटेंशन के बाद में रिटेंशन, फिर इमिटेशन, फिर मोटिवेशन। ये क्रम याद रखना है, अटेंशन, रिटेंशन, इमिटेशन, मोटिवेशन। और जहां पर जो है बच्चा दूसरे के व्यवहार को याद रखता है, ये हो जाएगा आपका रिटेंशन। याद रखना, रिटेंशन का मतलब होता है स्मृति, और स्मृति मतलब याद रखना, तो इसमें होता है। अटेंशन में क्या होता है? ध्यान देना, किसी व्यवहार पर ध्यान देना। इमिटेशन, उस व्यवहार को अपने जीवन में अनुकरण करना यानी उतारना। और मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया? मोटिवेशन में क्या होगा? इस क्रिया को करने की इच्छा, करने की इच्छा, ये होती है मोटिवेशन। तो ये चीज ध्यान में रख लेना। याद रखना मतलब रिटेंशन, स्मृति में होता है। अटेंशन मतलब ध्यान देना, इमिटेशन अनुकरण, और मोटिवेशन होता है क्रिया को करने की इच्छा। तो इसका उत्तर रिटेंशन होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 68, लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत क्या कहलाता है? इसको अपन तलरूप सिद्धांत भी करते हैं। कर्ट लेविन का तलरूप सिद्धांत, ठीक है। तलरूप सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, अलग अलग नाम है कर्ट लेविन का। इसमें जो है कर्ट लेविन ने क्या बताया? कर्ट लेविन ने एक जो है आपका फंक्शन दिया कि बी बराबर यानी बिहेवियर बराबर फंक्शन ऑफ पी डॉट ई। मतलब बिहेवियर मतलब व्यवहार, हिंदी में बता देता हूं, फलन, फंक्शन यानी फलन किसका? पी पर्सनैलिटी यानी प्राणी, और ई एनवायरमेंट यानी वातावरण। वातावरण, और वातावरण को पर्यावरण भी कह सकते हैं। तो व्यवहार जो है प्राणी और वातावरण के आपस में अंतःक्रिया का परिणाम है। तो उत्तर व्यवहार व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन 2 उत्तर हो जाएगा। केवल शब्द तो वैसे नेगेटिव सेंस में आते हैं, तो ये तीनों वैसे ही कट जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ब्रूनर ने वर्तुलाकार पाठ्यचर्या का विचार भी दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रूनर का जो वर्तुलाकार पाठ्यचर्या है उसका विचार जो है, उसका जो प्रमुख जो आपका उद्देश्य है वो है विषयों को धीरे धीरे अधिक जटिल बनाते हुए पुनः परिचय देना। ये थोड़ा सा नेगेटिव लिख सकता है, लेकिन इसको अलग से नोट कर लेना, ठीक है। जो आपका ब्रूनर का वर्तुलाकार पाठ्यचर्या का विचार है उसका जो है आपका उद्देश्य है कि विषयों को धीरे धीरे अधिक जटिल बनाते हुए पुनः परिचय देना। मतलब धीरे धीरे जटिल बनाना, एक साथ जटिल नहीं बनाना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वाटसन के प्रयोग में बच्चा केवल सफेद चूहे से नहीं डरता अपितु सभी सफेद वस्तु से डरने लग जाता है। तो ये है, मतलब सफेद चीज देखते डरने लग जाता है। पहले सफेद चूहे से डरता था, फिर सफेद वस्तु से डरने लग जाता है। इसको उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। ऊपर पढ़कर आ चुके हैं अपन उद्दीपक सामान्यीकरण को। तो ये अपने साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइनर टेस्ट 3 के